नमस्कार दोस्तों। साउथ इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। मोदी जी का और पूरी की पूरी पार्टी का पूरा फोकस है कि जो ग्राउंड बहुत देर से लूज़ हुआ हुआ है साउथ इंडिया का, वो पकड़ में आए। क्योंकि साउथ इंडिया भी एक तरह से कटता जा रहा है और राहुल गांधी का तो पूरा एक प्लान है कि साउथ इंडिया को भारत से काट दिया जाए। यानी कि नॉर्थ ईस्ट को काटना है, साउथ को काटना है और इनको ये लगता है कि भई 2 अगर कंट्रीज़ इस देश में बन जाएँगी, एक को सँभालेगी प्रियंका वाड्रा, वही लैंड चोर की पत्नी, और दूसरा सँभालेगा राहुल गांधी। क्योंकि जागीर इनकी है, तो इनको 2-2 प्रधानमंत्री तो इस देश को देने बनते ही हैं। लेकिन अन्नामलाई के ऊपर बहुत बार न्यूज़ आया था कि भई उनको जो उनका स्टेट है, वहाँ पे पार्टी प्रेज़िडेंट बनाया जाएगा। लेकिन अभी-अभी खबरें आई हैं कि अन्नामलाई को वहाँ से हटा दिया गया है। उनको नहीं बनाया जाएगा। क्या होगा अन्नामलाई के साथ? अन्नामलाई इतना क्राउड लेकर भी आते हैं, लेकिन हमने रिजल्ट्स नहीं देखे लास्ट टाइम जब लोकसभा की इलेक्शंस हुए थे। एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन साउथ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है, जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, साउथ इंडिया, बीजेपी, उनका प्लान एंड अन्नामलाई की पोजीशन। कई लोग बोलते हैं कि अन्नामलाई की जो स्टेटस है, वो इतना बड़ा होता जा रहा था कि जो बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, वो डरने लग गए। इसलिए उनको उनको साइडलाइन कर दिया गया है, कोई भी रोल नहीं दिया गया। व्हाट इज़ द रियलिटी? देखिए सर, अन्नामलई बीजेपी चीफ बने थे उस टाइम पे जब तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति इतनी दयनीय थी कि 2019 जो लोकसभा इलेक्शन है, उस समय जब मोदी वेव चल रहा था, उसी समय भी बीजेपी को 2.8% वोट मिला इन 2019 इलेक्शंस। और बीजेपी का वोट शायद 3 या 4% से ऊपर नहीं जा रहा था। इस आदमी ने लास्ट ईयर एक तरह से 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तमिलनाडु में, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके विजिट किया, रोड शो किया। वोट शेयर बीजेपी का लोकसभा में 11 से 12% बढ़ गया है। 39 सीट्स लोकसभा की सीट में इनको शून्य सीट मिली थी, एक भी सीट जीते नहीं थे। कांग्रेस एंड एलाइज 39 सीट्स पूरे जीत गए थे। 2021 के असेंबली इलेक्शंस इन्होंने एडीएमके के साथ लड़ा था। 4 सीट इनको आई थी असेंबली में। तो एक तरह से मिक्स परफॉर्मेंस है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत स्पेक्टेकुलर भी लगता है, एक तरफ लगता है तो कि बोलता है कुछ किया भी नहीं है जैसा लगता है। बट एक तरह से ही बिकेम अ नेशनल सेंसेशन। मोदी जी का इनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और ये अमित शाह और मोदी जी के कॉन्फिडेंट है। और आपको मालूम है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने अकेले जाने की जिद पकड़ ली थी। उस समय बहुत लोगों ने बोला था कि एडीएमके के साथ अलायंस कर लो। सर प्रॉब्लम क्या है तमिलनाडु में? तमिलनाडु में जब डीएमके अलायंस जो है, इनको 46 टू 47% वोट मिलता है और वो 6 से 7 पार्टी का अलायंस है। एक पार्टी का वोट दूसरे पार्टी को मिलता है। बट सेम एडीएमके के अलायंस में बीजेपी को फायदा नहीं होता है, क्योंकि एडीएमके वाले जो रहते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, पर बीजेपी के सपोर्टर्स एडीएमके को सपोर्ट कर देते हैं। तो जो ट्रांसफरिटी तो जो होता है वो वोट्स का ट्रांसफर ऑन ग्राउंड होता नहीं है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसमें जीत का अंतर बहुत मायने हो जाता है। अब क्या है कि एडीएम के जो अपोजिशन पार्टी है वो 3 भागों में बंट चुकी है। एक तो ई पलनीस्वामी है, ओ पन्नीर सेल्वम है और एक दिनकरन है। जो सबसे बड़ा गुट है ई पलनीस्वामी का, वो एक तरह से एक बहुत ही सशक्त फोर्स है। उनको मेरे ख्याल से 20 से 21% वोट मिले थे 2024 लोकसभा इलेक्शंस में। और बीजेपी का सब मिला के अगर डीएमके के अलायंस को छोड़ के इन दोनों को मिला लिया जाए, तो 42% वोट इन दोनों को मिले थे। बताया जाता है कि दोनों पलनीस्वामी और अन्नामलई दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं और पलनीस्वामी नहीं चाहते कि अन्नामलई एज अ स्टेट बीजेपी चीफ। अगर वो क्योंकि तमिलनाडु में जो होता है ना, पर्सोना पॉलिटिक्स बहुत चलता है, एक आदमी के बेसिस पे रिवॉल्विंग बहुत होता है। और ई पलनीस्वामी चाहते हैं कि वो खुद चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बने। ही शुड बी प्रोजेक्टेड एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। और अन्नामलई अगर अलायंस में रहे भी एज अ स्टेट बीजेपी चीफ, तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लोग उनको छिड़ाने की कोशिश करेंगे।
और अभी तमिलनाडु में इलेक्शन है मई 2026 से, तो उन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि मुझे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आपको एंडोर्स करना पड़ेगा, अन्नामलई को हटाना पड़ेगा। और इसी कारण अभी अन्नामलई 2 दिन पहले वो सेंट्रल लीडरशिप से मिलके भी आए थे और वहां पे बोला, उन्होंने सीधा बोल दिया कि पार्टी जो दायित्व देगा मैं उसको निभाऊंगा। और बताया जा रहा है, अभी अटकलें आ रही है कि मोस्टली उनको हटा दिया जाएगा, हटाया जाएगा या क्या किया जाएगा, उनका पद जो है वापस रिन्यू नहीं किया जाएगा, किसी नए नेता को लेके आने की बात कर रहे हैं। अब तमिलनाडु में एक ऐसा है ना सर, ये बहुत लोग बोलेंगे नहीं, तमिलनाडु बीजेपी में आज भी बहुत सारे फैक्शन है जो चाहते हैं, कुछ फैक्शन चाहते हैं कि एडीएम के साथ उनका अलायंस हो, कुछ चाहते हैं डीएमके के साथ अलायंस हो। वहां के अंदर वो बीजेपी के अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी और ये फाइटिंग स्पिरिट अन्नामलई लेके आए। बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और कंपल्शन ऐसा हो गया है बीजेपी को कि वो 11-12% वोट शेयर अगर रिटेन करना है तो उनको पावर में रहना जरूरी है और इस दौरान अभी एडीएमके के से साथ उनका अलायंस करना जरूरी है। मैंने पीछे भी शो किया था जिसमें मैंने बोला था कि एडीएमके और विजय की पार्टी के बीच में अलायंस हो सकता है, पर बताया जाता है कि विजय की पार्टी के साथ अलायंस नहीं होगा क्योंकि विजय चाहते हैं कि जोसेफ विजय चाहते हैं कि सारा जो उनको प्रोजेक्ट किया जाए एज अ चीफ सीएम कैंडिडेट, जो ई पलनीस्वामी ने मना कर दिया, तो उनका और इनके बीच में अलायंस नहीं होगा। और अभी एक और एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर बताया, उनको तमिलनाडु की जनता को पूछा गया कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन सही है, कौन फेवरेट है। 23%, 27% वेंट विथ स्टालिन, 18% वेंट विथ जोसेफ विजय, 10% वेंट विथ पलनीस्वामी, 9% वेंट विथ फेवर्ड अन्नामलई। तो अब क्या हुआ है, देयर इज अगर बीजेपी अलायंस को, एडीएम के अलायंस को जीतना है तो कहीं ना कहीं या तो अन्नामलई रह सकते हैं या ई पलनीस्वामी रह सकते हैं, दोनों को रख के आप जीत नहीं सकते क्योंकि सेंट्रल चेन ऑफ कमांड एक ही होना चाहिए, जो मैं भी मानता हूँ सही है क्योंकि आप 2 पावर सेंटर रख के काम नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली इनको शायद राज्यसभा रूट लेके एक बार इनको सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया जाए। और अगर आप देखा जाए अन्नामलई को, वो आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, आईएएस की पढ़ाई कर चुके हैं, उनको लॉ के बारे में मालूम है, उनको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में मालूम है, तो ही कैन बिकम अ मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट and serve the country in the position as being a minister of state of external affairs as well. आई थिंक उन जो अन्नामलई का कैलिबर है उन्होंने अपना डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। 3% की वोट शेयर से 12% लेके जा चुके हैं सर, कोई मजाक नहीं है। सेकेंड, अगर ही बिकम्स अ सेंट्रल मिनिस्टर, जो आर्टिकुलेशंस, जो मेरे हिसाब से मीडिया में जो नरेशन जाना चाहिए बीजेपी को, जो इनके पर हमले हो रहे हैं, आज अन्नामलई विल बी एक्टिंग एज अ शील्ड फॉर बोथ मोदी एंड शाह, क्योंकि उनको सारे लॉस मालूम है, उनके आर्टिकुलेशन अच्छे होते हैं और मीडिया नैरेटिव्स को वो सामने बैठ के जवाब दे सकते हैं। वी नीड सम पर्सन इन द बीजेपी टू फाइट दिस लेफ्टिस्ट मीडिया, और इसके लिए वी नीड समवन लाइक एन इंटेलेक्चुअल लाइक अन्नामलई इन द यूनियन कैबिनेट, इन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। सर स्टेट पॉलिटिक्स बाद में भी हो सकती है सर, नेशन इज इम्पोर्टेंट। और मेरे हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि मैं पार्टी के कार्यकर्ता बनने को भी तैयार हूं सर, और क्या चाहिए सर, बोलिए। देखिए, अन्नामलई को अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूके भी भेजा था ट्रेनिंग लेने के लिए, एंड वी हैव सीन दैट कि 5-6 महीने गायब भी रहे, हमने उसको कवर भी किया था। और अब मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि शायद अन्नामलई को सेंटर में कोई ना कोई बुलाया जाएगा। हो सकता है कि इवन पार्टी प्रेसिडेंट के लिए भी इनको बात की जाए कि भी पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। बट यस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर हमें एक अन्नामलई जैसे लोग चाहिए। बट मेरा इशू एक ही है, आपने बोला आईपीएस की तैयारी की हुई है, ही वाज आईपीएस आईएएस की तैयारी की है। वो सर, हमने आईपीएस आईएएस पहले भी देख लिए,
12-13 साल दिल्ली को लूट लिया, अभी पंजाब को लूट लूट रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये कोई सर्टिफिकेट है कि आईपीएस होगा, आईआरएस होगा या कोई आईएएस होगा तो वो लूटेगा नहीं या वो काम देश के लिए ही करेगा। बट अन्नामलाई के लिए शायद एक डिफरेंट ओपिनियन है सभी का, लेकिन ये ओपिनियन तो उस धूर्त के लिए भी था जो दिल्ली में बैठा हुआ था और वो झाड़ू मारकर सारी दिल्ली की जो तिजोरी है उसको खाली कर गया। आजकल नशे में धुत किया हुआ है पंजाब को, उसकी भी तिजोरी वो खाली करता जा रहा है। तो आप सर एक का एक्सपेरिमेंट देखने के बाद अभी हम थोड़े से हाथ जले हुए हैं, फूँक-फूँक कर सर, हम चाय भी पी रहे हैं। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आपको मैं बताना चाहूँगा, जब 2012-13 में जब ये केजरीवाल आया था, मेरे पास पोस्ट है जिसमें मैंने उसको बोला था दिसंबर 2013 में, ही इज़ एन एनार्किस्ट। तब बहुत सारे आईएसी के सपोर्टर्स थे जिन्होंने मुझे पागल कहा, ठीक है? मैंने खुद बोला था, किसी ने मुझे बोला था केजरीवाल तुम्हारी कम्युनिटी का है, अग्रवाल है और तुम उसके अगेंस्ट बोल रहे हो। मैंने बोला जो सही है मैं वही बोलूँगा। अब मैं आता हूँ अन्नामलई के ऊपर। लास्ट ईयर बीजेपी का अधिवेशन हो रहा था। अन्नामलई थोड़ा लेट आए थे। उनको कुर्सी नहीं मिली, वो कार्यकर्ताओं के साथ जाके नीचे बैठ गए। सर, वो ऐसे आदमी है वो और उन्होंने और वो लोगों से कनेक्टेड है सर। उनको मालूम है दुख दर्द क्या है। तमिलनाडु जैसी स्टेट में जहाँ पे बीजेपी की कोई औकात ही नहीं थी सर, 3% वोट शेयर था मोदी की वेव में भी। उसमें 12% करना कोई मजाक नहीं है। 1 सेकंड, मैंने जैसे हिसाब से बोला है कि इनके जो ये बीच में इनको श्रीलंका भी भेजा गया था। वहाँ पे भी कुछ क्या करने के लिए भेजा गया मुझे नहीं मालूम, बट वी सॉ व्हाट इज़ द रिजल्ट इन श्रीलंका नाउ। सर, हर चीज़ मीडिया में नहीं बताया जा सकता। आज हमने देखा है कि कैसे अभी मोदी जी श्रीलंका जाने वाले हैं और डिफेंस पैक्ट उधर साइन हो रहा है। तो ये काम किसने किया है? और लास्ट ईयर श्रीलंका कौन गया था? आपको वो भी सोचना पड़ेगा। तो मैंने इसी संदर्भ में बोल रहा हूँ कि ही इज़ फिट फॉर बीइंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अंडर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। और उनके और एक चीज़ है, मीडिया मैनेजमेंट बहुत शार्प है सर इनका। आप इनको बैठा दीजिए 1 घंटा मीडिया वालों के साथ इनको बैठा दीजिए, वो मीडिया को जवाब दे देंगे। मीडिया से वो सवाल पूछेंगे, थोड़े दिनों में इनकी इंटरोगेशन करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि उनको बैठाया जाए और मीडिया को बोला जाए जितना क्वेश्चन पूछना पूछो। और उसके बाद मैं ये भी चाहूँगा कि ये क्वेश्चन उनको भी पूछे, ये मुद्दा क्यों नहीं कवर किया? सर, वो मीडिया मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव्स को बनाने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए अन्नामलई जैसा बढ़िया आदमी आज की डेट में नहीं है सर। हमने हुँ। देखा है कि हमारे बीजेपी के आईटी सेल के लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। अमित मालवीय यही सोचते हैं कि कब मुझे कोई मार्गदर्शन दे। हमको अन्नामलई को भेजना चाहिए सर, हम का मार्गदर्शन तो वही देंगे ना। हमने देखा कि चलिए अमित अमित मालवीय को मोदी जी हटाएँगे नहीं, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर कोई अच्छा बॉस तो भेजो। ऐसा क्या है कि मोदी जी को अमित नाम से बड़ा प्यार है। एक अमित शाह हैं और दूसरे अमित मालवीय हैं। लेकिन वो माल खा-खा कर मुझे लगता है कि वो इतना मोटा हो गया है कि अब उसको समझ नहीं आ रहा कि अमित और अमृत में फ़र्क होता है। ये अभिशाप बनता जा रहा है बीजेपी के लिए। बट अन्नामलाई यस, आई एग्री विद यू, ही इज़ अ ह्यूज एसेट। लेकिन हमें किसी को भी इवन दो आई रियली लाइक द वे ही स्पीक्स, द वे ही कंडक्ट्स द थिंग्स इन तमिलनाडु, बट वी स्टिल हैव टू कीप आवर आईज़ एंड ईयर्स ओपन फॉर एवरीबॉडी। मैं बार-बार बोलता हूँ, ब्लाइंडली हम किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। ना केजरीवाल को किया था, ना अन्नामलाई को कर रहे हैं, बट बीजेपी नोस कि कौन सा आदमी कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है, उसकी आत्मा कैसी है और उसको कहाँ पर यूज करना है। आई स्टिल रिमेंबर जब अन्नामलाई को श्रीलंका भेजा गया था, ही क्रैक्ड अ डील विद द गवर्नमेंट देयर और अभी वहां पर एक तालमेल है जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में क्रिएट किया जा रहा है। अन्नामलाई वाज पार्ट ऑफ दैट। प्लस उसकी जो ट्रेनिंग यूके में भेजकर, वैसे तो यूके में भेजकर ट्रेनिंग दिलाई है, ये भी मुझे हैरानी होती है, बट एनीवेज उनको भेजा गया सर, वहां पर। आपको मालूम होना चाहिए यूके के अंदर एलटीटी का बेस होता था। एलटीटी की सारी जो फंडिंग होती थी, जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं, जितने भी एंटी नेशनल्स होते हैं, उन सबको यूनाइटेड किंगडम सेंचुरी देता है, वहाँ पे उनके फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कैरी होते हैं। हम इससे ज़्यादा नहीं बोले तो ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो वहां पर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहां से ट्रेनिंग के आने के बाद
एक गर्मी सर्दी देखी हमने, एक हलचल होता हुआ देखा तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। हमने देखा एक सुपरस्टार वो भी मैदान में उतर गया कि अन्नामलई के सामने एक सुपरस्टार को खड़ा किया गया, विजय को, ताकि वो थोड़ा-सा और तड़का लगाए तमिलनाडु की ऑलरेडी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसके बीच में आकर। उसके पीछे मुझे लगता है कि बीजेपी को लगता है कि अब अन्नामलई की जो स्टेटस है या पोजीशन है, वो तमिलनाडु में और नहीं जमा सकती, इसलिए शायद उसको सेंटर में लेकर आने की एक मुहिम शुरू हो चुकी है। अब वक्त बताएगा कि क्या अन्नामलई स्टेट में कुछ जादू की झड़ी घुमाते हैं और बीजेपी के हाथ में आता है तमिलनाडु, या फिर सेंटर में बैठकर कोई ऐसे कारनामे करें ताकि उसके बाद अगर स्टेट में जाए कारनामे करने के बाद, जिस तरह से मध्य प्रदेश के इलेक्शन में हमने देखा कि जो बड़े बड़े दिग्गज थे, जो सेंट्रल में कैबिनेट मंत्री थे, उनको कैंपेनिंग के लिए भेजा गया मध्य प्रदेश में और रिजल्ट हमारे सामने है। हो सकता है कि वही चीज अन्नामलई के साथ भी की जाए, बट वक्त बताएगा। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस, कि क्या अन्नामलई को स्टेट में रखना चाहिए तमिलनाडु में, या सेंटर में लेके आना चाहिए, या कोई और उनको रोल देना चाहिए इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एनी अदर मिनिस्ट्री? प्लीज शेयर योर कमेंट्स। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय सिया राम।